हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। हाँ, मैंने बताया था, मैंने कहा था लाइव क्लास में इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है। कई जगह पर अल्कोहल फिनॉल ईथर भी चल रहा है। मैंने बताया था कि आप मुझे ज्वाइन करिएगा। एक क्रैश कोर्स भी मैंने स्टार्ट किया है, अभी उसको 1 वीक हुआ है स्टार्ट करते हुए। आप उससे जुड़ जाइएगा उस क्रैश कोर्स में। उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, परेशान मत हो। और मैं आपसे अगर आपसे बात करूं, आज स्टेट्स ऑफ मैटर का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा लेक्चर, और स्टेट ऑफ मैटर का दूसरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था जैसे कि ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देगा ही देगा ये वाला चैप्टर। मैंने बताया था सभी बच्चों को। क्लियर? तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट की। इस बार का जो पेपर है, वो बच्चे ये सोच के ना जाए कि कोरोना चल रहा था या कोई महामारी चल रही थी तो पेपर बहुत आसान आएगा, ऐसा हो जाएगा। पेपर जैसा आता था वैसा ही आएगा। पेपर में कोई भी चेंज आपको बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। मैं पहले बता दे रहा हूं, ये दिमाग में बिल्कुल भी सोच के मत जाना। 2020-21 गोल्डन चांस है। जो बच्चे थोड़ा ठीक ठाक से तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाए। मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाए। ठीक है? अब देखो क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूं स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, समझ। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन की अगर आपसे बात कर रहा हूं, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब है कि एक सर्टेन कंडीशन पे बात की जाती है। जैसे किस पर? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। किस पर बात करते हैं हम लोग? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर बात करते हैं। क्लियर बात? अब आइडियल गैस इक्वेशन बनी कैसे? ठीक है, बात समझ में आ गई आनंद बाबू कि लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर बात करते हैं। ठीक, अब आइडियल गैस इक्वेशन बनी कैसे, ये बात को हमको समझना है। अब आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनी, इस बात को समझना है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिखो, कंबाइन विथ Boyle's law and Charles law. Charles law combined with Boyle's law and Charles law. Clear बात? Combined with Boyle's law and Charles law. बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करने के बाद आइडियल गैस इक्वेशन बनी। ये बड़े होशियार थे, ये बड़े होशियार थे। तो इन्होंने कहा बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करोगे तो हमें क्या मिल जाएगी? आइडियल गैस इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें साथ में किसको इंक्लूड और करना पड़ा? अवोगाद्रो को भी इंक्लूड करना पड़ा। किसको इंक्लूड करना पड़ा? अवोगाद्रो को भी इंक्लूड करना पड़ा। और जब अवोगाद्रो को इंक्लूड करना पड़ा, तब कौन सी इक्वेशन ड्राइव हुई? आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव हुई। कैसे? देखो, अच्छा मैं अगर ये लिख दूं कि B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। क्लियर बात है? वहीं पर ये लिख दूं B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, CS चार्ल्स लॉ। वहीं पर लिख दूं B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो। अवोगाद्रो, क्या मैंने अवोगाद्रो नहीं पढ़ाया आप लोगों को? सच बता रहे? अवोगाद्रो नहीं पढ़ाया? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब देखो अवोगाद्रो लॉ क्या होता है? एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर,
at a constant pressure and temperature, volume is directly proportional to number of moles. Volume is directly proportional to number of moles. तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अवोगाद्रो लॉ बोलते हैं। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके नंबर ऑफ मोल्स के है। अगर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स के है तो वो कौन सा लॉ हो गया बेटा, अवोगाद्रो लॉ हो गया। अब मैं अवोगाद्रो, अब इक्वेशन 1 2 3 तीन इक्वेशन लिखी दिखाई दे रही हैं। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या करा हमने, कंबाइन किया। क्या किया, कंबाइन किया। अब जब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंबाइन किया तो देखो क्या रिलेशन बना, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसकी तरह मल्टीप्लाई कर दो, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, यानी कि PV अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो NRT, NRT, PV is equal to NRT, PV is equal to NRT। क्लियर बात, यहां तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट बोलो, यहां तक बात। यानी कौन सी निकल के आ गई, एक आइडियल गैस इक्वेशन निकल के आ गई। क्लियर। अब अगर कंडीशन की बात करें कि आइडियल गैस इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन होती है लो प्रेशर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। बात के लिए, अब लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर हम लोग किसको फॉलो करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं, कर लिया। अब देखो जो अवोगाद्रो लॉ छूट गया था उसको बता देते हैं। देखो अवोगाद्रो, अब वो शॉर्ट में लिखा है AB डॉट अवोगाद्रो लॉ, इसकी बात कर रहे हैं, अवोगाद्रो लॉ की बात। अब देखना अवोगाद्रो लॉ में होता क्या है एक्चुअल में, कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, at a constant temperature and pressure, volume is directly proportional to, volume is directly proportional to number of moles, number of moles। क्लियर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, नंबर ऑफ मोल्स के आ गया। इतनी बातें तक क्लियर भाई, बताओ कोई डाउट। मैं बहुत सिंपल देखो लिखाता हूं और बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाता हूं। अब मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया कि जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाए और वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स के हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, अवोगाद्रो लॉ हो जाएगा। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई, अब समझना। यानी कि अगर मैं इसकी आगे बात करूं, अवोगाद्रो लॉ के आगे अगर मैं इसी में और आगे बात करता हूं, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि V इज इक्वल टू Kn। क्लियर, इतना समझो पहले, यानी कि V अपॉन N इज इक्वल टू K कांस्टेंट। क्लियर है। अब देखो यहां पर अगर बात करें V वर्सेस N के ग्राफ की, तो एक पासिंग थ्रू ओरिजिन एक स्ट्रेट लाइन होगी। यहीं पर मैं बात करूं V अपॉन N वर्सेस N के ग्राफ की, तो बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। सब देखो कांस्टेंट है, V अपॉन N इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। तो यहां से देखो रिलेशन क्या निकलेगा कि V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। V1
अपॉन n1 इज इक्वल टू v2 अपॉन n2। बात क्लियर? v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू v2 अपॉन n2। अब देखो भाई, अगर v1 इक्वल टू v2 के है, अगर v1 इक्वल टू v2 के है तो n1 इक्वल टू किसके हो जाएगा? n2 के हो जाएगा। ये बात देखो भाई, यहीं पर अगर दूसरी बात देखना कि अगर n1 इक्वल टू अगर n2 के है तो v1 किसके इक्वल हो जाएगा? v2 के इक्वल। यानी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गए तो उनका वॉल्यूम भी कैसा हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो यही तो ये बात कहना चाह रहा है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स सिमिलर हो गए तो वॉल्यूम भी दोनों का कैसा हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। इतनी बात। अगर मान लो एक कंटेनर में दो गैसेस हैं, एक कंटेनर में दो गैस हैं और मान लो एक का वॉल्यूम आपको पता है या एक के नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, गैस है दोनों, और एक के नंबर ऑफ मोल्स पता है तो एक का वॉल्यूम निकाल लोगे। अगर एक का वॉल्यूम निकाल लोगे तो भाई किसका होगा? दूसरे वाले का वॉल्यूम होगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल्स सिमिलर हैं तो दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा? सिमिलर होगा। और अगर दोनों का वॉल्यूम अगर सिमिलर है तो उनमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? सिमिलर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन ट्विस्ट करके आपको क्या कर सकता है? फंसा सकता है पेपर में। क्लियर बात? ठीक है, अब वो बदलो बाकी बात। अब देखो, जब आप इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, जैसे जो जेईई मेंस के लिए जब वो कॉलेज में जाएंगे तो उन्हें सब जो मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, उन्हें एक सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स वो पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स, और थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के बाद उन्हें वहां पर एक चीज मिलेगी बहुत ज्यादा डिटेल में, जिसका नाम होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में वो बात होगी और जिसका नाम होगा इक्वेशन ऑफ स्टेट। यहां पर मैं सिर्फ लिखकर आपको थ्योरी एक स्टेटमेंट लिखाकर मैं छोड़ दूंगा, उसमें कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा क्यों कैसे। अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा उस लाइन पर, नहीं तो नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बात क्लियर? ठीक, अब समझो मेरी बात को। अब अगर मैं बात करता हूं इक्वेशन ऑफ स्टेट की, इक्वेशन ऑफ स्टेट, अगर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट की अगर बात करते हैं तो देखो, जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसी से क्या निकल के आई? इक्वेशन ऑफ स्टेट निकल के आई। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन के लिए स्पेसिफिक कंडीशन है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। लेकिन इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। N इज इक्वल टू 1 मोल, यानी कि PV इज इक्वल टू RT, यानी कि 4 क्वांटिटी में एक रिलेशनशिप बताती है इक्वेशन ऑफ स्टेट। मैंने क्या बताया कि सर फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन, सर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लेकिन इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। बात क्लियर? अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो आगे। हाँ भाई, as the ideal gas equation express the quantitative क्वांटिटेटिव, यहां तक लिख दिया वो सभी बच्चों ने कि एज द आइडियल गैस इक्वेशन एक्सप्रेस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन फॉर वेरिएबल that describe the state
of gas as called as equation of state, as called as equation of state। ठीक, यानी कि आपने आइडियल गैस इक्वेशन जो पढ़ी PV इज इक्वल टू nRT, ये जो होती है ये एक लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे लगती है और N इज इक्वल टू कितना 1 मोल। तो क्या वेरिएबल रिलेशनशिप आ जाएगा PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT, यानी कि PVR और T में एक क्या आ जाएगी रिलेशनशिप आ जाएगी। और ये जो है एक लो प्रेशर हाई टेम्परेचर के लिए कंडीशन नहीं है। ये गैस की स्टेट के बारे में बताती है ये इक्वेशन कि गैस किस स्टेट में होगी, लिक्विड स्टेट में होगी, सॉलिड स्टेट, मान लो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेट्स में, ठीक, कि कैसी स्टेट्स में ये गैस होगी ये बताती है। तो जो बच्चे मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं वो बच्चे आज जान लें, ठीक, कि आइडियल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट में फर्क क्या है। वो बोलेगा 4 वेरिएबल में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है वो किस इक्वेशन, एक उसकी बात नहीं बोल रहा हूं, एक हिंदुस्तान में पेपर होता है जो इंजीनियरिंग के लोग देते हैं बच्चों गेट का, क्या है आप देखो वहां भी कोर्स में कि वो भी पेपर आईआईटी बनाती है, तो वहां पर भी एक क्वेश्चन रखा हुआ था एक बार 2007 आपके पेपर में, सॉरी 2009 के पेपर में, 2009 के पेपर में या 2010 के पेपर में वहां पर इस तरीके से कुछ रखा हुआ था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। तो वहां पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें आइडियल गैस इक्वेशन भी आंसर था। तो आइडियल गैस इक्वेशन आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि उसने कंडीशन नहीं बोली लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। जब तक वो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर नहीं बोलेगा तब तक आप आइडियल गैस इक्वेशन की बात बिल्कुल मत करना, मैं बता रहा हूं। क्लियर बात, इसको नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको लिख लो, रफ कर दो। अब देखो भाई, समझना मेरी बात ध्यान से। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान समझना एक बार, कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, तो समझना कंबाइंड गैस लॉ को, लॉ का मतलब क्या होता है। ओके, सॉरी, ओके। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। अब देखो मैं अगर बात करना चाह रहा हूं आपसे कि आप जानते हो कंबाइंड गैस लॉ कि वी नो दैट, क्या जानते हो आप, हम कुछ नहीं जानते। वी नो दैट कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू NR, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1 हो गई। इसके बाद देखो P2 V2 अपॉन T2 ये क्या हो गई NR, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2 हो गई। क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और नीचे वाली इक्वेशन नंबर 2 क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो इक्वल कर दो, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो NR से या NR क्या हो जाएंगे कैंसिल, ऐसा कर लो, रुक जाओ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो डिवाइड। तो देखो P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू NR अपॉन NR, ये कैंसिल आउट, बोलो। तो ये आ गया P1 V1 अपॉन T1, इसकी मल्टीप्लाई कर दो P2 V2 अपॉन T2। ये फॉर्मूले पे किसी का मटेरियल देखोगे ना उस पर बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, घुमा घुमा के लगेगा कि बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वो होगा किस पर, कंबाइंड गैस लॉ पर होगा। किस पर होगा, कंबाइंड गैस लॉ पर होगा। क्लियर मेरी बात, लिख लिया आपने, रफ कर देता हूं इसे। ये बात जो थी आइडियल गैस इक्वेशन से निकल कर आई थी कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्लियर। अब देखो अब अगर जो मैं बात करने जा रहा हूं
the relation between density and molar mass at particular temperature. The relationship between density and molar mass at particular temperature. बात क्लियर? पर्टिकुलर टेम्परेचर, यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? ओके, देखो अब अगर मैं यहां से बात करूं कि वी नो दैट PB is equal to nRT. PB is equal to nRT, यानी कि PV अपॉन RT रीअरेंज कर दो इज इक्वल टू n। अब नंबर ऑफ मोल्स आप जानते हो क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे लो PB अपॉन RT इज इक्वल टू वेट इन ग्राम W अपॉन मोलर मास कैपिटल M। ठीक है, अब क्या करना है, इस B को इसके नीचे ले आओ। P अपॉन RT इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू B। बेटा मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। P अपॉन RT इज इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी, ये आ गया अपॉन M। क्लियर बात? मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। देखो अब देखो, इधर आ, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्या आ जाएगा, PM इज इक्वल टू DRT। एनसीईआरटी पर भी इस पर क्वेश्चन मिलेंगे। बच्चे भूल जाते हैं कि अरे सर ये कौन सा फॉर्मूला है। जब क्वेश्चन में बोलेगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्या बोलेगा, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तब आपको क्या निकालना होगा, कि रिलेशन डेवलप करना होगा। कई बार दे देगा कि जैसे क्वेश्चन पता कैसे बनाएगा, सुनना ध्यान सुनना, कि एक कंटेनर है, उसका मास m है, m1 है, दूसरा कंटेनर उसका मास m2 है और उसकी डेंसिटी d1 है और दूसरी डेंसिटी d2 है। ये क्वेश्चन हो गया। तो आप क्या रिलेशन फटाफट लिख दोगे कि इसके हिसाब से रिलेशन बना m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू d1 अपॉन d2। ऐसे बन सकता है रिलेशन। बोलेगा एक कंटेनर मास, दोनों के मोलर मास सिमिलर है, कंडीशन 2 पे देखो, दोनों के मोलर मास सिमिलर हैं और दोनों के प्रेशर अलग अलग हैं, दोनों की डेंसिटी अलग अलग हैं, तो क्या रिलेशन आ जाएगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। बात क्लियर? ऐसे क्या आ जाएंगे, रिलेशन डेवलप हो जाएंगे। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई एकदम? कोई डाउट बोलो भाई, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। नहीं क्लियर? इसको मैं क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ए क्लोज्ड वेसल कंटेन, लिखिएगा, ए क्लोज्ड वेसल कंटेन equal number of nitrogen and oxygen, equal number of nitrogen and oxygen, equal number of nitrogen and oxygen molecule at pressure of Pm. If nitrogen is removed from the system, the pressure will be, तब प्रेशर कितना होगा। ठीक, क्लियर? अब आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए हैं क्वेश्चन में। अब क्या करोगे, सिमिलर कंटेनर की बात कर रहा है, एक ही कंटेनर में दोनों गैसेस हैं। पहले आप फॉलो करोगे आइडियल गैस इक्वेशन, लिखोगे वी नो दैट
वी नो दैट PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. क्लियर? अब PV is equal to nRT हो गया तो समझो मेरी बात को, ठीक है, कि एक ही कंटेनर की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू हो गया x। कितना हो गया? x हो गया, ठीक। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया x के इक्वल। अब समझना, अगर x के इक्वल है ये तो देखो क्या होगा, समझना मेरी बात। NO2 इज इक्वल टू N2, x मान लिया। पहली कंडीशन कि P1 इज इक्वल टू V, N की जगह क्या रख दो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन RT। तो P1V इज इक्वल टू क्या लिखोगे? X प्लस X RT। तो P1V इज इक्वल टू 2x RT, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन समझना, कह रहा है नाइट्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है तब प्रेशर कितना है। अब नाइट्रोजन हटा दो कंटेनर में से तो बचा क्या कंटेनर में? ऑक्सीजन बचा। और जब ऑक्सीजन बची तो क्या लिखोगे? देखो कि P2V इज इक्वल टू NO2RT लिखोगे, यानी कि P2V x RT, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो देखो क्या बचा है, ध्यान से देखना कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या बचेगा? 2x अपॉन x। क्या बचेगा? 2x अपॉन x। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 2, यानी कि P1 इज इक्वल टू 2 P2 आ गया। P1 इज इक्वल टू 2 P2 आ गया। बात क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ठीक, अब समझना, P1 इज इक्वल टू 2 P2 आ गया, P1 इज इक्वल टू 2 P2 आ गया। अब P1 इज इक्वल टू 2 P2 आ गया तो कहा उसने फाइनल प्रेशर कितना होगा? P2। और ये कितना है? मान लो कह रहा है क्वेश्चन में, देखो ये प्रेशर कितना, पहले P है, यानी कि P इज इक्वल टू 2 P2। तो P2 इज इक्वल टू कितना आ गया? P अपॉन 2, ये आंसर। अब ऑप्शन में 2P भी आंसर होगा तो P1 इज इक्वल टू 2 PT। ये नहीं पूछा आपसे, पूछा फाइनल प्रेशर कितना होगा जब नाइट्रोजन रिमूव हो गई। तो फाइनल प्रेशर कितना था? P2 था। तो इनिशियल प्रेशर कितना? P1 कितना क्वेश्चन में दिया गया था? P। तो P2 इज इक्वल टू आ गया P अपॉन 2। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। बात क्लियर यहां तक? अब देखो आप आगे, अब मैं जो नेक्स्ट लॉ की जो बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं ग्राहम्स लॉ की। किसकी बात करने जा रहा हूं? ग्राहम्स लॉ की। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा और मैं इसको रफ कर समझ। देखना भाई यहां पर ध्यान से, क्लियर, कि क्या होती हैं चीजें और उनको कैसे आपको समझना है, ठीक है। तो देखो, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि ग्राहम्स लॉ क्या होता है, ग्राहम्स लॉ इसमें दो टर्म आते हैं, एक आता है डिफ्यूजन पहले और जो दूसरा टर्म है वो आता है इफ्यूजन। इफ्यूजन, ये बात डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों के लिए वैलिड है और दोनों बातों को समझना होती क्या है, कि क्या डिफ्यूजन होता है, क्या इफ्यूजन होता है। अब डिफ्यूजन का मतलब पहले समझिएगा। अगर आपने मिक्सिंग की स्पॉन्टेनियसली, कैसी मिक्सिंग की?
स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग कर रहे हो। तो अगर आर्यन भाई स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग करोगे तो क्या फॉर्म होगा? होमोजेनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होगा। अगर आप किसी की स्पॉन्टेनियसली लगातार मिक्सिंग करते चले जा रहे हो तो क्या फॉर्म होगा? एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होगा। यानी कि जो मिक्सचर आपको मिलेगा वो एक ही फेज में होगा, उसके फेज अलग अलग नहीं होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? उसके फेज अलग अलग नहीं होंगे, उसके सिमिलर फेज होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा कि एक सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे नहीं होगा। वो सिर्फ एक फेज होगा, या तो वो गैस गैस में होगा, या वो लिक्विड लिक्विड में होगा, या वो सॉलिड सॉलिड में होगा। बात क्लियर मेरी? यहां तक, यहां तक कोई डाउट? बोलो भाई। अगर यहां तक कोई भी डाउट नहीं है तो मैं आगे चलता हूं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं डिफ्यूजन की डेफिनेशन। देखो भाई, डिफ्यूजन, हेडिंग डालो सब लोग, डिफ्यूजन। The spontaneously mixing of two substances given a homogeneous mixture. Given a homogeneous mixture, क्या मिलता है हमें? एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है। क्लियर? समझ गए मेरी बात? तो आप डिफ्यूजन, it is a process in which gas allowed to escape under pressure through a fine orifice made in the wall of closed container. Made in the wall of closed container. क्लियर बात? मेड इन दी वॉल ऑफ क्लोज कंटेनर। यहां तक बात क्लियर? बोलो भाई, कोई डाउट? ठीक। अब देखो, अब अगर मैं इसके आगे बात करता हूं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखना, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, सब लोगों ने मोल कंसेप्ट पढ़ लिया। ये तो डेफिनेशन हो गई जो 11th के बच्चों को लिखने की जरूरत पड़ती है कि दो सब्सटेंसेस की जब आप मिक्सिंग करते हो लगातार तो आपको एक होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है। इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और जब कोई भी गैस को किसी अंडर प्रेशर फाइन ऑरिफिस से पास कराते हो तो वो उस कंटेनर की कहां पर चली जाती है? बॉल पर चली जाती है। ये क्या होता है? इफ्यूजन होता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू, मैं इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देता हूं पहले। देखो, अब बात करता हूं कि अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, अगर मैं ग्राम्स लॉ की बात करूं, अगर मैं ग्राम्स लॉ की बात करूं तो क्या कहता है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ। ठीक। अब मैं इस लॉ के अगर अकॉर्डिंग आपसे बात करूं तो क्या लिखोगे? ध्यान से समझना कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, the rate of diffusion or effusion is inversely proportional to the square root of density. Square root of density. Square root of density. Clear? Square root of density. यहां तक बात क्लियर?
अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी हो गया ये, अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है तो समझना, यानी कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट डी। ठीक, अब देखो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1 अपॉन डी, यानी कि अगर कंपोनेंट 1 की बात करोगे तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऊपर चला जाएगा D2 अपॉन डी, यानी कि R1 अपॉन R2 अंडर रूट D2 अपॉन D1 आ गया। क्लियर? अब देखो, अब आप क्या लिख सकते हो समझना, आपके पास डेंसिटी आ गई, क्या आ गई? डेंसिटी आ गई। अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि अगर हम बात करते हैं इसके आगे कि रेट आ गया R1 अपॉन R2 अंडर रूट D2 अपॉन D1, अब हमें बहुत सारे टर्म्स में ये फॉर्मूला को निकालना है, बहुत सारे टर्म्स में। पहला फॉर्मूला है जैसे कि मास के टर्म में बात कैसे करोगे, वेपर डेंसिटी के टर्म में बात कैसे करोगे, तो समझना सारे टर्म्स। देखो मोल कंसेप्ट में आपने पढ़ा है सारे बच्चों ने कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो कैसे कैसे होती है कि 11, अगर एमएल में बात कर रहा हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू 11.2 इनटू वेपर डेंसिटी। क्या होता है? एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू 11.2 इनटू वेपर डेंसिटी पीडी। ठीक, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब वेपर ऊपर डेंसिटी 2 है तो वेपर डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट 2 अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट 1। ये बात समझिएगा, ये बुक्स में डायरेक्ट लिखी होती है। अब देखो वेपर डेंसिटी आप ये भी जानते हो कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होता है यानी कि m/2 होता है। ये चीज तो अगर ये बात आप जानते हो कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 है, तो देखो ऐसे लिख सकते हो कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। एक ये आ गया, यानी कि तीनों को अगर आप इक्वल करके लिखोगे कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपॉन D1, कोई भी किसी इक्वल हो सकता है, अंडर रूट M2 अपॉन M1 इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट 2 अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट 1। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये समझ गए आप यहां तक? ठीक, बात क्लियर? अब आप आगे समझो। अब यहां तक, इसके आगे समझना कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन अपॉन टाइम टेकन ऑफ डिफ्यूजन, कि कितना टाइम लगा उसको डिफ्यूज होने में गैस को। क्लियर हुआ? तो देखो, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आ गया, ये रेट आ गया, रेट इज इक्वल टू v अपॉन टाइम t। अब देखो कंपोनेंट अगर 1 है तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अगर वॉल्यूम डिफरेंट है और टाइम भी डिफरेंट है, वॉल्यूम कंटेनर दूसरा है, वॉल्यूम डिफरेंट है तो टाइम भी क्या है? डिफरेंट है। तो यहां से देखो क्या निकल कर आएगा, समझो जरा कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1 इनटू T2 अपॉन V2। ये कब है? जब डिफरेंट टाइम हो और डिफरेंट वॉल्यूम। इफ द कंटेनर वॉल्यूम इज सेम, तो ऐसे लिख देता, इफ द वॉल्यूम इज सेम, वॉल्यूम क्या हो गया? सेम हो गया। अगर वॉल्यूम सेम हो गया तो क्या होगा? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू T2
अपॉन T1 आ जाएगा। ये इतना फॉर्मूला क्लियर। अगर टाइम सेम हो गया, इफ द सेम टाइम सेम जगह, इफ द सेम टाइम, अगर टाइम सिमिलर हो गया तो देखो क्या होगा कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। क्या हो गया? V1 अपॉन V2 हो जाएगा। ओके, यहां अब इसके आगे थोड़ी सी बात बची हुई है, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद करते हैं। ठीक, ओके, नोट कर लीजिए पूरा, ठीक, ओके, नोट कर लिया होगा सभी ने। अब देखो मैं इसको रफ करता हूं, इसको मैं रफ करता हूं और रफ करने के बाद मैं इसके आगे चलता हूं। इतना रफ कर दिया, इधर का नोट कर लीजिएगा आप लोग, तो इसके आगे देखिए। अगर इसके आगे की मैं अगर बात करूं आपसे तो समझना, if the pressure is not constant, if the pressure is not constant, pressure constant नहीं है, if the pressure is not constant, if the pressure is not constant, pressure constant नहीं है, तो देखो क्या होगा कि भाई द रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। आर्यन प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। एंड प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इज किसके होगा? किसके होगा? प्रेशर। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रेट के। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? देखो यहां पर मैंने लिखा कि if the pressure is not a constant, rate is inversely proportional to the square root of molar mass, and rate is directly proportional to the pressure, यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m और रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मैं इसको कह दूं इक्वेशन ए है, ये स्मॉल ए, और ये वाली इक्वेशन आपको कंफ्यूज ना हो, आप स्मॉल बी है। ए और बी को जब आपने कंबाइन किया, ए और बी को कंबाइन किया तो ये आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या आ गया? P अपॉन अंडर रूट m। क्या आ गया? P अपॉन अंडर रूट m आ गया। अब कंपोनेंट 1 की अगर बात करोगे तो R1 अपॉन R2, अब प्रोपोर्शनलिटी दोनों जगह इक्वेशन में कांस्टेंट आएगा, तो दोनों कांस्टेंट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो R1 अपॉन R2 आ जाएगा P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 अपॉन M1। जे मेंस में पर लगातार बिल्कुल एज इट इज यही एक्सप्रेशन छपाया पूछ लिया था कि M2 अपॉन M1, M2 अपॉन M1, यानी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 अपॉन M1। क्लियर? इसको मैं क्या कर देता हूं, इधर थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ठीक है, क्या आ गया? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 इज अंडर रूट M2 अपॉन M1 आ गया। क्लियर? अब ये बताओ मैंने लेंथ L1 अपॉन L2 में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली अगर पूछ लिया जाए कि बताओ किसी रॉड की लेंथ,
अंडर रूट m2 अपॉन m1। और कुछ है रिलेशन बेटा? नंबर ऑफ मोल्स में बता दो, m2 अपॉन m1, सॉरी ये लगा सकते हो। और नंबर ऑफ मोल्स में बेटा क्या रिलेशन है? n1 अपॉन m2 में अंडर रूट m2 अपॉन m1, दोनों में अंडर रूट m2 अपॉन m1। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले क्या रखने हैं, याद रखने हैं। और अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग ग्राहम्स लॉ पर क्वेश्चन करेंगे। और ग्राहम्स लॉ खत्म करने के बाद डाल्टन्स लॉ को थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी गैसियस स्टेट में डाल्टन्स लॉ को भी मिक्स करके क्वेश्चन बन जाता है। तो बच्चे परेशान होते हैं कि सर ये लॉ हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये कहां से आ गया। तो डाल्टन्स लॉ की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। डाल्टन्स लॉ क्या होता है, बात मेरी क्लियर? डाल्टन्स लॉ पढ़ने के बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक लेक्चर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है क्या कि हम लोग फिर पहुंच जाएंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में, दोनों में थोड़ी थोड़ी बातें डिफरेंट हैं। हालांकि उधर केटीजी आप पढ़ोगे थर्मोडायनामिक्स में जाकर, और यहां पढ़ते हो केटीजी आप गैसियस स्टेट में। ओके, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।